हेलो 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 बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। बच्चों, एक बार जल्दी से बता दो कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? एम आई क्लियरली ऑडिबल, एम आई क्लियरली विजिबल और नॉट? जल्दी से बता दो भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? बेटा जल्दी से बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। आइए शुरू करते हैं बेटा। हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यावस्था पूरा करना है, पश्चावस्था और अंत्यावस्था के बारे में। मध्यावस्था का डायग्राम मैंने बना दिया था कल। आज पश्चावस्था अंत्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे जीव द्रव्य विभाजन। फिर बेटा हमें पढ़ना है जीव द्रव्य विभाजन, और उसके बाद पढ़ना है समसूत्री विभाजन, या जिसे आप सूत्री विभाजन भी कह सकते हैं। समसूत्री विभाजन का महत्व। समसूत्री विभाजन का महत्व। ठीक है बच्चों, समसूत्री विभाजन का महत्व। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको मध्यावस्था के बारे में पढ़ा रहा था, राइट? तो मध्यावस्था में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब ये पूर्वावस्था से मध्यावस्था में आते हैं तो क्रोमोजोम जो है इधर उधर बिखरे होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो टूट चुका होता है। और ठीक मध्यावस्था में वो मध्यावस्था पट्टिका पर आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं बेटा? मध्यावस्था पट्टिका में। एक सवाल आपसे अगर ये पूछा जाए कि केंद्रक आवरण का पूर्ण विघटन कब होता है? केंद्रक आवरण का पूर्ण विघटन केंद्रक आवरण का पूर्ण विघटन। तो बच्चों, केंद्रक आवरण का पूर्ण विघटन हो जाएगा मध्यावस्था के प्रारंभ में। मध्यावस्था के प्रारंभ में, मध्यावस्था का जो प्रारंभ वाला समय है, मध्यावस्था का जो प्रारंभ वाला समय है, उसमें जो केंद्रक झिल्ली है, जो केंद्रक आवरण है बच्चों, उसका पूरी तरीके से विघटन हो जाता है। पूरी तरीके से विघटन हो जाता है। साथ ही साथ आप कहेंगे कि गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र पूर्ण रूप से संघनित हो जाते हैं। गुणसूत्र पूर्ण रूप से संघनित हो जाते हैं। गुणसूत्र पूर्ण रूप से संघनित हो जाते हैं। गुणसूत्रों हैं जो बेटा, गुणसूत्र क्रोमोजोम, अब वो फुली कंडेंस्ड हो जाएंगे, फुली कंडेंस्ड। और जब ये फुली कंडेंस्ड क्रोमोजोम रहेंगे, ध्यान से सुनिएगा आप इसको एक बार। जब बच्चों ये फुली कंडेंस्ड क्रोमोजोम रहेंगे, ध्यान से सुनेंगे, जब ये फुली कंडेंस्ड क्रोमोजोम होते हैं तो फुली कंडेंस्ड क्रोमोजोम में क्या होगा बच्चों? बैच कहां गया अपना? ये रहा। तो फिर ये जो स्टेज है ये सबसे बेस्ट स्टेज होती है बेटा। आप कहेंगे गुणसूत्रों के आकारिकी का अध्ययन जो है, गुणसूत्रों के आकारिकी का अध्ययन, गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन, आकारिकी में उनकी लंबाई चौड़ाई, बेंडिंग पैटर्न सब कुछ आ गया। वो मेटासेंट्रिक है कि सब मेटासेंट्रिक है, ये सब आएगा। लेकिन वो जो VLJI शेप है वो एनाफेज में दिखता है, अभी एनाफेज में लिखाऊंगा।
तो गुणसूत्रों की आकारकी का अध्ययन वो सबसे बढ़िया कौन सी अवस्था में होता है, मुझे बता दीजिए। तो आप कहेंगे कि सबसे बढ़िया होता है वो मध्यावस्था में। बच्चों, गुणसूत्रों की आकारकी के अध्ययन के लिए, ठीक है ना भाई, गुणसूत्रों की आकारकी के अध्ययन के लिए, क्रोमोजोम्स की मॉर्फोलॉजी पढ़ने के लिए जो सबसे बेस्ट स्टेज है, जो सबसे बढ़िया स्टेज है, वो होता है क्या? मध्यावस्था। मध्यावस्था में आप कहेंगे कि प्रत्येक जो गुणसूत्र है, मध्यावस्था में प्रत्येक गुणसूत्र, मध्यावस्था में प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमेटिड का बना होता है, दो क्रोमेटिड का बना होता है। दो क्रोमेटिड का बना होता है एवं दोनों क्रोमेटिड गुणसूत्र बिंदु पर आपस में जुड़े होते हैं। गुणसूत्र बिंदु पर आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है। और जो तर्क तंतु होते हैं, स्पिंडल फाइबर, तर्क तंतु जो हैं वो कहां पर जुड़ेंगे? काइनेटोकोर पर जुड़ेंगे बेटा, काइनेटोकोर पर जुड़ेंगे। तर्क तंतु जो होते हैं वो काइनेटोकोर पर आकर जुड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहां पर एक क्रोमोजोम बनाएं, देखिए ध्यान से, आपने क्या किया बच्चों, यहां पर बनाया एक क्रोमोजोम, ये इसका सेंट्रोमियर यानी कि गुणसूत्र बिंदु, और ये काइनेटोकोर। तो वो जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, जैसे इस पोल से स्पिंडल फाइबर आएगा और इधर वाले काइनेटोकोर से आके जुड़ जाएगा, और इस पोल से जो स्पिंडल फाइबर आएगा वो इस काइनेटोकोर से आकर जुड़ जाएगा। ठीक है ना, इस क्रोमोजोम से जो है आकर जुड़ जाएगा। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। क्लियर है बच्चों? तो ये जो ऊपर वाला क्रोमेटिड है, ठीक है, इसका जो काइनेटोकोर है इधर पोल से निकलने वाले फाइबर से जुड़ जाएगा, और इसका जो इधर वाला क्रोमेटिड है नीचे वाला, तो ये इस नीचे वाले पोल से निकलने वाले फाइबर से जुड़ जाएगा। बेटा मध्यावस्था पूरा हुआ। डायग्राम मैंने आपको कल ही बना दिए थे, डायग्राम बेटा मैंने आपको कल ही बना दिए थे। ठीक है ना, तो जो लैंग्वेज पढ़नी थी वो पूरी हुई मित्रों, इतना ही पढ़ना था। मैं फटाफट से देख लीजिए इसको, जो है फटाफट से देख लीजिए बेटा। लकी जहांगीर सर एनसीईआरटी भी क्लियर करवाना प्लीज सर। रिप्लाई बेटा, अगर रिप्लाई पाने के लिए पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो, ठीक है ना। और एनसीईआरटी ही, मैं एनसीईआरटी ही क्लियर कराता हूं, बस मैं चिप्पी चिपका के नहीं लाता। वो जो एक फैशन हो गया ना कि चिप्पी चिपका के ले जाओ, क्योंकि फिर तुम क्या सीखोगे? गुरु के मेहनत करने से चेला पहलवान नहीं बनता, बाकी आपकी मर्जी। एक एक वर्ड आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। चलिए, अब अगली चीज हमें पढ़नी है पश्चावस्था अर्थात एनाफेज। पश्चावस्था अर्थात एनाफेज। पश्चावस्था अर्थात एनाफेज। एनाफेज जो है बेटा वो जीव द्रव्य विभाजन की सबसे छोटी अवस्था, सॉरी, केंद्रक विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है। ये केंद्रक विभाजन की सबसे छोटी अवस्था, केंद्रक विभाजन की
सबसे छोटी अवस्था, और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, केंद्रक विभाजन की ये सबसे छोटी अवस्था होती है। अच्छा, आप जानते हैं कि केंद्रक आवरण तो गायब हो ही चुका है, क्रोमोजोम जो है वो पूरे में फैल चुके हैं। क्रोमोजोम जो है वो पूरे में बेटा फैल चुके हैं। तो अगर आप इसको देखें, ये हो गया पश्चावस्था का प्रारंभ, यानी कि अर्ली एनाफेज। और बच्चों ये हो गया पश्चावस्था, ठीक, जो एनाफेज होता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, देखो क्या होगा। यहां पर तो हम लोगों ने क्या किया, ये बना लिया सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम कह लीजिए आप। और ये जो क्रोमोजोम होते हैं बेटा, इधर देखो ध्यान से, मैं कुछ जानबूझ के इस तरीके से क्रोमोजोम बना रहा हूं। ये जो क्रोमोजोम होते हैं ये ऐसे फाइबर के साथ तो जुड़े ही हैं। क्या होता है बच्चों, कुछ फाइबर यहां पर भी ऐसे दोनों क्रोमेटिड के बीच में भी कुछ फाइबर जो है ऐसे विकसित हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। इनको कहा जाता है गुणसूत्रीय तंतु, गुणसूत्रीय तंतु। और इनको कहा जाता है इंटरजोनल तंतु, गुणसूत्रीय तंतु और बेटा इंटरजोनल तंतु। अब आप मुझे देख के बताओ इसको ध्यान से, ये क्रोमेटिड हमें यहां पर ले जाना है, पोल के पास ले जाना है। ये जो क्रोमेटिड आपको दिखाई दे रहा है, ये क्रोमेटिड हमें ऐसे पोल के पास ले जाना है। तो ये जो गुणसूत्रीय तंतु है, ये इस क्रोमेटिड को धक्का देगा या खींचेगा? बताइए बच्चों, बोलो भाई। बोलो बोलो बोलो। ये क्रोमेटिड को ऊपर ले जाना है पोल के पास, और नीचे वाले क्रोमेटिड को नीचे लाना है। तो आप मुझे बताओ कि ये जो गुणसूत्रीय तंतु है, ये गुणसूत्रीय तंतु इस क्रोमेटिड को क्या करेगा? खींचेगा अपनी ओर या धक्का देगा? खींचेगा, बिल्कुल सही बात है, खींचेगा। ये खिंचाव उत्पन्न करेगा, पुल करेगा बेटा, खिंचाव उत्पन्न करेगा, पुल करेगा। अच्छा, ये जो इंटरजोनल तंतु है, इंटरजोनल तंतु ये जो बीच में बना हुआ है, ये जो बच्चों इंटरजोनल तंतु है, ये जो बीच में बना हुआ है, ये क्या करेगा? ये इंटरजोनल तंतु अगर इस क्रोमेटिड को यहां ले जाना है तो ये धक्का देगा या खींचेगा? या जैसे ये क्रोमेटिड इसको नीचे लाना है तो ये इंटरजोनल तंतु क्या करेगा? खींचेगा या धक्का देगा? बताओ बेटा, इंटरजोनल तंतु क्या करेगा? खींचेगा या धक्का देगा? इंटरजोनल तंतु क्या करेगा? इंटरजोनल तंतु, हाँ, इंटरजोनल तंतु जो है वो धक्का देगा, धक्का देगा। वो क्या करेगा? पुश करेगा, उसको धक्का देगा। इसीलिए इंटरजोनल फाइबर को पुशिंग फाइबर भी कहते हैं। इंटरजोनल तंतु जो है वो पुश करने का काम करता है, तो इसीलिए इंटरजोनल तंतु को पुशिंग फाइबर कहते हैं। और ये जो गुणसूत्रीय तंतु है ये पुल करता है, तो इसको पुलिंग फाइबर कहते हैं। अब इस पुलिंग और पुशिंग की वजह से क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूं बच्चों। इस पुलिंग और पुशिंग की वजह से, इस पुलिंग और पुशिंग की वजह से
जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा बेटा, उसका गुणसूत्र बिंदु का विखंडन हो जाएगा। गुणसूत्र बिंदु का क्या हो जाएगा बेटा, विखंडन हो जाएगा। और जब गुणसूत्र बिंदु की ओर विखंडन हो जाएगा तो फिर ये जो संतति अर्धगुण सूत्र हैं, ये संतति अर्धगुण सूत्र अलग हो जाएंगे, पोल की ओर गति करेंगे और अंततोगत्वा पोल पर पहुंच जाएंगे। कहां पर पहुंच जाएंगे बेटा, पोल पर पहुंच जाएंगे। तो आपने देखा कि जो क्रोमोजोमल फाइबर है, जो गुणसूत्रीय तंतु है, वह तो खींचने का काम करता है, पुल करने का काम करता है, लेकिन जो इंटरजोनल फाइबर है, जो इंटरजोनल तंतु है, वह धक्का देने का काम करता है। इस धक्का और खिंचाव की वजह से सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट कर जाएगा। सेंट्रोमियर जो है बच्चों वह स्प्लिट कर जाएगा, फट जाएगा, टूट जाएगा। तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं, जो आगे चल के संतति गुणसूत्र बनेंगे, डॉटर क्रोमोजोम बनेंगे। राम भट्ट, क्रोमेटिड का मतलब अर्ध गुणसूत्र, राम भट्ट क्रोमेटिड का मतलब अर्ध गुणसूत्र। बेटा जब मैंने केंद्रक और गुणसूत्र पढ़ाए थे तो सारी चीजें बताई थी, याद रखिएगा। राम भट्ट साहब, इसका यह मतलब हुआ कि आपको सेल वाले चैप्टर का आखिरी लेक्चर प्रिपेयर नहीं है। क्रोमेटिड का मतलब अर्ध गुणसूत्र, सब लिखाया था मैंने। चले भाई, ये बात होती है। तो देखो क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या होता है, आइए अगली स्लाइड में लिख लेते हैं। क्या क्या होगा बताइए जरा। आप कहेंगे गुणसूत्र बिंदु का विखंडन हो जाएगा, गुणसूत्र बिंदु का विखंडन हो जाएगा, गुणसूत्र बिंदु का विखंडन हो जाएगा। अच्छा, गुणसूत्र बिंदु का विखंडन होगा तो क्या होगा बताओ। आप कहेंगे संतति गुणसूत्र, सॉरी संतति अर्ध गुणसूत्र, संतति अर्ध गुणसूत्र पृथक हो जाएंगे। पृथक का मतलब अलग, पृथक हो जाएंगे। पृथक का मतलब बेटा अलग हो जाएंगे, अलग, अलग हो जाएंगे। आप कहेंगे पृथक हुए, पृथक हुए संतति अर्ध गुणसूत्र। ये जो भी अलग अलग हुए हैं, पृथक हुए संतति अर्ध गुणसूत्र, जिन्हें हम और क्या कह सकते हैं, डॉटर क्रोमोजोम या संतति गुणसूत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि अब ये अलग अलग हो चुके हैं। पृथक हुए संतति अर्ध गुणसूत्र, यानी कि जो संतति गुणसूत्र बनने वाला है अभी, ध्रुवों की ओर गमन करेंगे, ध्रुवों की ओर गमन करेंगे और पहुंच जाएंगे। और पहुंच जाएंगे। अच्छा, आप एक चीज देखिए कि जब ये ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, जब ये ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो आगे आगे क्या है, सेंट्रोमियर। इधर देखो, आगे क्या है, सेंट्रोमियर, पीछे क्या है, क्रोमोजोम भुजा। आगे क्या है, सेंट्रोमियर, पीछे क्या है, क्रोमोजोम भुजा। तो जब ये मूवमेंट होगा, जब ये मूवमेंट होगा कि वो पोल की ओर जाएंगे, तो आगे कौन रहेगा, गुणसूत्र बिंदु। आगे कौन रहेगा, गुणसूत्र बिंदु, यानी कि सेंट्रोमियर। आगे आगे कौन जाएगा, गुणसूत्र बिंदु, यानी कि सेंट्रोमियर। और बेटा पीछे पीछे कौन जाएगा, क्रोमोजोम भुजा। वो जो अब डॉटर क्रोमोजोम बन गया है, वो क्रोमोजोम भुजा पीछे पीछे जाएगी। आप देखो ना, ऐसे पकड़ के ले जा रहे हैं तो ये सेंट्रोमियर आगे आगे, ये पीछे पीछे हैं। या ऐसे पकड़ के ले जा रहे हैं तो ये सेंट्रोमियर आगे आगे, ये पीछे पीछे हैं। इधर देखो,
ऐसे पकड़ के लाएंगे तो ये सेंट्रोमियर आगे, ये दोनों पीछे। तो वही मैंने लिखा है कि जब ये ध्रुवों की ओर गमन करते हैं, जब ये ध्रुवों की ओर गमन करते हैं तो आगे आगे कौन होता है? सेंट्रोमियर होता है। आगे आगे कौन होता है? सेंट्रोमियर होता है। और पीछे पीछे कौन आता है? क्रोमोजोम भुजा आती है। पीछे पीछे कौन आता है? क्रोमोजोम भुजा आती है। अच्छा, आप कहेंगे मध्यावस्था में, सॉरी मध्यावस्था में तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो गुणसूत्र होता है वो 2 क्रोमेटिड का बना होता है। लेकिन अगर आप पश्चावस्था की बात करें तो आप कहेंगे पश्चावस्था में प्रत्येक गुणसूत्र एक अर्ध गुणसूत्र का बना होता है। प्रत्येक गुणसूत्र एक अर्ध गुणसूत्र का बना होता है। प्रत्येक गुणसूत्र एक अर्ध गुणसूत्र का बना होता है। यानी एनाफेज में अगर आप देखें तो एनाफेज में यही क्या है? पूरा एक गुणसूत्र है भाई। एनाफेज के हिसाब से अगर देखें तो यही क्या है? एक गुणसूत्र है। जबकि मेटाफेज में कैसा होता था? मेटाफेज में बेटा कुछ इस तरीके का गुणसूत्र होता था। मेटाफेज में 2 क्रोमेटिड वाला, 2 अर्ध गुणसूत्र वाला क्रोमोजोम होता था। बताया था कि नहीं बताया था? मेटाफेज में 2 अर्ध गुणसूत्र वाला क्रोमोजोम होता था, जबकि यहां पर एक अर्ध गुणसूत्र वाला, एक गुणसूत्र है ये पूरा का पूरा। ठीक है भाई। तो आप क्या देखेंगे? इधर देखिए जरा, अगर मेटाफेज में ये एक क्रोमोजोम ऐसा बना हुआ है तो एनाफेज में क्या हो जाएगा? एक पोल पर ये क्रोमोजोम, एक पोल पर 2 क्रोमोजोम। यानी कि अगर मेटाफेज में एक क्रोमोजोम है 2 क्रोमेटिड का, अगर मेटाफेज में एक क्रोमोजोम है बेटा 2 क्रोमेटिड का, अगर मेटाफेज में एक क्रोमोजोम है 2 क्रोमेटिड का, तो एनाफेज में एक एक क्रोमेटिड के 2 क्रोमोजोम हो जाएंगे। बेटा ये बात समझ में आ रही है क्या? बेटा ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? बताइए जरा मुझे कि अगर एक क्रोमोजोम जो कि 2 क्रोमेटिड का बना हुआ है, मेटाफेज में अगर एक क्रोमोजोम 2 क्रोमेटिड का बना हुआ है, तो एनाफेज में एक क्रोमोजोम एक क्रोमेटिड का होता है। यानी कि मेटाफेज में जो एक क्रोमोजोम है वो एनाफेज में 2 क्रोमोजोम हो जाएगा। बोलो भाई। प्रिंसी चौधरी, नहीं समझ आ रहा है सर। तो बेटा तुम्हें नहीं समझ में आता है फिर कुछ? मैं क्या बता रहा हूं, ये मेटाफेज में ऐसा क्रोमोजोम था, अब ये सेंट्रोमियर यहां स्प्लिट हो गया तो क्या हो गए? ये एक एक अर्धगुणसूत्र के क्रोमोजोम हो गए। सिंपल है इसमें। तो यहां पर जो एक गुणसूत्र था, एक क्रोमोजोम था, यहां पर क्या हो गया? 2 गुणसूत्र हो गए। आप ऐसे समझो कि अगर आपकी कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं, आप जानते हो भाई, आपकी कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं बेटा, 23 जोड़े। ठीक है ना? आपकी कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं, 23 पेयर गुणसूत्र हैं। तो बेटा जब आप माइटोसिस कराओगे तो 2 कोशिकाएं बनेंगी और दोनों में 46 क्रोमोजोम होंगे। बोलो भाई, आप क्या करोगे? आप 2 कोशिकाएं, माइटोसिस जब होता है, जब समसूत्री विभाजन होता है, तो एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं। तो भाई यहां पर 46 गुणसूत्र हैं और इससे 46 गुणसूत्र की 2 कोशिकाएं बनी, तो बीच में कहीं तो 92 होता होगा कि नहीं होता होगा? बीच में कहीं पर 92 होता होगा या नहीं होता होगा? बोलिए बेटा, बीच में कहीं पर 92 होगा या नहीं होगा? अगर 46 गुणसूत्र वाली कोशिका से
46 गुणसूत्र की दो कोशिकाएं बना रहे हैं आप, बहुत ध्यान से सुनना, टेक्निकल है पॉइंट। अगर 46 गुणसूत्र वाली कोशिका से 46 गुणसूत्र की दो कोशिकाएं बना रहे हैं आप, तो क्या बीच में कहीं पर 92 होगा या नहीं होगा? बोलो। रामनिवास सर पढ़ाने का टाइप चेंज करो बेटा, चप्पल से मारेंगे मुंह के बल गिरोगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। तुम्हें समझ में नहीं आता, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। बहुत क्लियरली बता रहा हूं मैं, यहां ज्ञान देने मत आया करो। नहीं पढ़ सकते हो कुछ और पढ़ लो, क्योंकि पढ़ाई कभी बेकार नहीं होती है, पढ़ाई कभी बेकार नहीं होती है बेटा। हाँ, जो कुछ भी पढ़ोगे कभी ना कभी काम आएगा जरूर, जो कुछ भी पढ़ोगे, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, ठीक है ना, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी पढ़ोगे वो जीवन में कभी ना कभी काम जरूर आएगा। राम भट्ट सर जी 146 से 246 कैसे? वही तो कर रहे हैं बेटा, तुम्हें नहीं पता कैसे? सुअर हो एकदम, है? पढ़ाया नहीं था मैंने? आप कहेंगे पश्चावस्था में थोड़ी देर के लिए बहुगुणिता आ जाती है। और बहुगुणिता आ जाती का मतलब क्या है? कि गुण सूत्र की संख्या बढ़ जाती है। बहुगुणिता आ जाती का मतलब क्या है? कि गुण सूत्र की संख्या बढ़ जाती है। बहुगुणिता आ जाती है मतलब गुण सूत्र की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है ना। 46 से 92 होगा, और 92 कैसे होगा? 46 एक पोल पर, 46 दोनों पोल पर। चले आते मुंह उठा के, सस्ता कोर्स है तो लगता है कि बस कुछ भी हो जाएगा, इनसे पढ़ना नहीं पड़ेगा। बेटा बैच में एडमिशन लेने से सिलेक्शन नहीं होता, बैच में एडमिशन लेके पढ़ने से सिलेक्शन होता है। इधर देखो, अगर ये एक गुणसूत्र है तो इससे इस तरीके के दो गुणसूत्र बन जाते हैं। तो अगर यहां पर हम ऐसे दो गुणसूत्र ले लें, अगर यहां पर हम ऐसे दो गुणसूत्र ले लें, तो ऐसे यहां पर 2 गुणे 2 4 गुणसूत्र बन जाएंगे। अगर हम ऐसे, ये जो एक गुणसूत्र है, अगर हम ऐसे 23 गुणसूत्र ले लें, तो ऐसे 2 गुणे 23 गुणसूत्र बन जाएंगे। अगर हम ऐसे 46 गुणसूत्र ले लें, ये जो बना हुआ है, अगर हम ऐसे 46 गुणसूत्र ले लें, तो 2 गुणे 46, इस तरीके के 46 गुणे 2 यानी कि 92 गुणसूत्र बन जाएंगे। सिंपल सी बात है, समझते हो नहीं कुछ, बस रटा दो इन्हें हर चीज। रटना ही था तो साइंस क्यों पढ़ते हो? अगर रटना ही था तो साइंस क्यों पढ़ते हो? कुछ और पढ़ो फिर। एक एक पॉइंट डिस्कस करता हूं कि जाएगा तो आगे की तरफ क्या होगा, पीछे की तरफ क्या होगा, है ना। उसके बाद भी सर 92 कैसे होगा? है ये अनिरुद्धाचार्य महाराज का वो थोड़ी है प्रवचन कि 70 में क्या जोड़े 17 हो जाए। रामनिवास चौधरी क्या कह रहे सर, आपकी वाइफ आपको कैसे हैंडल करती हैं? अपनी मम्मी से पूछना तुम्हारे पापा को कैसे हैंडल करती हैं वो। दोबारा किसी भी घर वालों पे, भाई बहन मम्मी पापा किसी पे गए, जहां रहते हो वहां से उठवा लिए जाओगे बेटा, औकात में रहो। इन्हें सब बता दे हम, हमारा कौन किससे क्या है, कौन कैसे हमको रखता है, इन्हें सब जानना है भाई। मैं समझ गया बेटा तुम पढ़ने नहीं आए हो, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि तुम पढ़ने नहीं आए हो। अब के बाद रामनिवास चौधरी की कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। समझाओ तो यहां चले आते हैं ज्ञान देने। स्टूडेंट हो बेटा, स्टूडेंट जैसे रहो, ठीक है भाई।
तो ये आपका हो गया पश्चावस्था। इसको देखिए जरा, मुझे समझ में आ गया भाई, रामनिवास चौधरी स्पैमर है, अब इसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देना है, मेरी गलती है। रामनिवास चौधरी, तुम्हारी औकात नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों की बातों का जवाब दूं, मेरी गलती है भाई, मैंने तुम्हारी बातों का जवाब दिया। प्रिया, सर आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें बता दें क्यों गुस्सा कर रहे हैं? तुम क्या करोगी अगर मैं गुस्सा हूं तो मेरा गुस्सा ठंडा कर दोगी तुम? है भाई? क्यों प्रिया? प्रिया ही हो ना, कोई और तो नहीं हो प्रिया नाम रख के बैठी हो? क्यों? बोलो बोलो भाई। गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इनको बता दे गुस्सा क्यों कर रहे हैं। ऐसे किया जाता है गुस्सा, ऐसे गुस्सा किया जाता है। पढ़ाने आए बेटा, नाचने गाने नहीं आते क्लास में, अपन पढ़ाने आते हैं, एकदम खुला। मैं ये नहीं कहता कि नाचना गाना गलत है कि सही है, मैं बस ये बताता हूं मुझे सही नहीं लगता, मैं सिर्फ पढ़ाता हूं। तुम्हें क्या समझ में आता है क्या नहीं समझ में आता तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ठीक है ना। अंत्यावस्था यानी कि टीलोफेज, इसमें क्या होता है बेटा, अब दो केंद्रक बन चुके होते हैं, ये क्रोमेटिन मटेरियल है, जब पहले ना बड़ी सेल बनाते हैं ऐसे, इधर देखो, अभी जो है केंद्रक का विभाजन तो हो गया बेटा, इधर देखिए, अभी जो है केंद्रक का विभाजन तो हो गया है, लेकिन जीव द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ है। अभी जो है केंद्रक का विभाजन तो हो गया है, केंद्रक का, लेकिन जीव द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ है बेटा, समझ रहे हो। तो आप कहोगे कि जो अंत्यावस्था है, एक तो इसको क्या कहा जाता है, व्युत्क्रम पूर्वावस्था, इसी को कह दिया जाता है व्युत्क्रम पूर्वावस्था, अर्थात रिवर्स प्रोफेज, रिवर्स प्रोफेज कह देते हैं बेटा इसे, ठीक है ना। व्युत्क्रम पूर्वावस्था यानी कि रिवर्स प्रोफेज कह दिया जाता है बेटा इसे, रिवर्स प्रोफेज। इसे रिवर्स प्रोफेज क्यों कहते हैं अभी बताऊंगा मैं आपको। आप कहेंगे कि ध्रुवों पर पहुंचने के बाद, ध्रुव का मतलब पोल, ध्रुवों पर पहुंचने के बाद, ध्रुवों पर पहुंचने के बाद गुणसूत्र असंघनित हो जाते हैं, गुणसूत्र असंघनित हो जाते हैं, गुणसूत्र असंघनित हो जाते हैं, एवं एवं उनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है, एवं उनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। देखो भाई, पूर्वावस्था में क्या हुआ था, क्रोमेटिन से क्रोमोजोम बना था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। पूर्वावस्था में क्या हो गया था, क्रोमेटिन से बन गया था क्रोमोजोम, यानी कि जो ऐसे प्रेजेंट था वो ऐसे हो गया था। इसका उल्टा कर दो, क्रोमोजोम से क्रोमेटिन बना दो, ये अंत्यावस्था में होता है। तो इसका मतलब यही है, यहां पे ऐसे लिख लेते हैं कि क्रोमोजोम क्रोमेटिन बन जाएगा, क्रोमोजोम क्रोमेटिन बन जाएगा।
क्रोमोजोम क्रोमेटिन बन जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है? केंद्रक आवरण, केंद्रक आवरण, केंद्रक आवरण, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय, केंद्रक आवरण, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉय तथा केंद्रिका वापस आ जाते हैं, तथा केंद्रिका वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। ठीक है। तो बच्चों आपने प्रोफेज में क्या देखा था बताइए मुझे, बोलो भाई। प्रोफेज में बता रहा हूं मैं, प्रोफेज में आपने क्या देखा था? अरे भाई संघनन का क्या मतलब होता है? कॉम्पैक्ट होना, छोटा होना, दबना। और असंघनन का मतलब उल्टा। ये इस तरीके से उलझा हुआ मामला था, इसको थोड़ा दबा के देखा, कॉम्पैक्ट करके देखा तो ये ऐसा दिखाई दिया, ये संघनन है। समझो बेटा, ये संघनन है, ये इस दिशा में जो कार्य हो रहा है संघनन है। अगर ये जो क्रोमोजोम है इसको वापस से इस तरीके से कर दो तो ये असंघनन है, असंघनन है भाई ये। तो संघनन का काम कहां पे हुआ था? पूर्वावस्था में। ये सारी चीजें गायब कहां हुई थी? पूर्वावस्था में। असंघनन का काम कहां हो रहा है? अंत्यावस्था में। ये सब चीजें वापस कहां पर आ रही हैं? अंत्यावस्था में। इसीलिए अंत्यावस्था को कह दिया जाता है रिवर्स प्रोफेज। रिवर्स प्रोफेज कह दिया जाता है बेटा, रिवर्स प्रोफेज। या इसी को कह दिया जाता है, रिवर्स प्रोफेज को ही बेटा व्युत्क्रम पूर्वावस्था, व्युत्क्रम पूर्वावस्था कह दिया जाता है बेटा। क्या कह दिया जाता है? व्युत्क्रम पूर्वावस्था। मैं बताता हूं संघनन और बढ़िया से समझो। स्प्रिंग होती है, पेन में स्प्रिंग होती है, बोलो भाई। पेन में स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग। स्प्रिंग को दबा दो, स्प्रिंग को दबा दो, बोलो भाई। स्प्रिंग को दबा दो तो जब आप स्प्रिंग को दबाएंगे तो वो छोटा और मोटा हो जाएगा कि नहीं? बोलो बच्चों, जब आप स्प्रिंग को दबा दोगे तो स्प्रिंग छोटा और मोटा हो जाएगा या नहीं? बोलो भाई, बोलो बोलो। स्प्रिंग को दबा दो तो स्प्रिंग जो है छोटा और मोटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो। स्प्रिंग जो है वो छोटा और मोटा हो जाएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये संघनन है, ये जो है ये संघनन है बेटा। स्प्रिंग का छोटा और मोटा होना ये क्या है? संघनन है, संघनन। क्या है ये? संघनन है। ठीक है। और स्प्रिंग को ऐसे लंबा करके खींच दो, स्प्रिंग को ऐसे खींच दो बेटा, स्प्रिंग को खींच दो आप। तो जब आप स्प्रिंग को खींचोगे तो वो पतला और लंबा हो जाएगा। जब आप स्प्रिंग को खींचोगे तो बेटा वो पतला और लंबा हो जाएगा। जब आप स्प्रिंग को ऐसे खींचोगे तो वो पतला और लंबा हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों, स्प्रिंग को जब आप ऐसे खींच दोगे तो वो पतला और लंबा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? वो असंघनन है, वो असंघनन है, वो असंघनन है। वो क्या है? असंघनन है। ठीक है भाई। तो जब भी आप क्या करते हो, प्रोफेज में देखते हो कि वो जो धागे जैसी संरचना है, वो जो जालनुमा संरचना है जिसे क्रोमेटिन कहते हो, वो दब सा जाता है और क्रोमोजोम बन जाता है, वो संघनन है। वो क्या है? संघनन। और यहां पे आप क्या देख रहे हो कि वो जो क्रोमोजोम है वो तो क्रोमेटिन बन जाता है, वो जो क्रोमोजोम है वो तो क्रोमेटिन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? क्रोमेटिन। ठीक है ना। तो ये वाली बात होगी भाई। चलिए, यहां तक क्लियर है सबको? बढ़िया। एक बार ये देख लो बेटा, माइटोसिस पूरा हो गया है। अब आगे पढ़ेंगे जीव द्रव्य का विभाजन, और जीव द्रव्य के विभाजन के बाद हम लोग पढ़ेंगे
महत्व, फिर देखेंगे और क्या कुछ हो सकता है। चलिए एक टेबल बना लेते हैं बेटा। इधर देखो जरा ध्यान से। इससे पहले कि मैं आपको जीव द्रव्य विभाजन पढ़ाऊं, ऐसे ना एक टेबल बना लेते हैं। यहां पे लिखेंगे G1, फिर S, फिर G2, फिर पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। ठीक है भाई, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इधर देखो, बोर्ड पे देखो सब लोग। बेटा अगर जीवन में, पहले तो एक और लाइन खींच लेते हैं ऐसे, समझो। अगर जीवन में क्रोमोजोम का नंबर है n, तो एस फेज में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, क्या बना रहेगा n। G2 में क्या बना रहेगा n, पूर्वावस्था में क्या बना रहेगा n, मध्यावस्था में क्या बना रहेगा n, लेकिन पश्चावस्था में डबल हो जाता है, क्या हो जाएगा 2n, और अंत्यावस्था में फिर से क्या हो जाएगा n, अंत्यावस्था में फिर से क्या हो जाएगा n। तो अगर अगुणित कोशिका के क्रोमोजोम का हिसाब किताब देखा जाए तो यह ऐसा रहेगा। अच्छा, अगुणित कोशिका में अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होता है, सी होता है भाई। एस फेज में डबल हो जाएगा 2C, G2 में भी डबल बना रहेगा 2C, पूर्वावस्था में भी डबल बना रहेगा 2C, मध्यावस्था में भी डबल बना रहेगा 2C, पश्चावस्था में भी डबल बना रहेगा 2C, अंत्यावस्था में वापस से हो जाएगा C। अंत्यावस्था में बेटा वापस से हो जाएगा C। ये बात हो गई हेप्लॉइड सेल की। ये बेटा बात हो गई हेप्लॉइड सेल की। मान लो डिप्लॉइड सेल है। अगर डिप्लॉइड सेल है तो क्रोमोजोम नंबर G1 में 2n, एस फेज में 2n, G2 में 2n, पूर्वावस्था में 2n, मध्यावस्था में 2n, पश्चावस्था में 4n और वापस से अंत्यावस्था में 2n। अगर अमाउंट ऑफ डीएनए, डीएनए की मात्रा यहां पर 2C है, अगर डीएनए की मात्रा यहां पर 2C है तो एस फेज के आखिरी में कितनी हो जाएगी 4C, G2 में भी कितनी बनी रहेगी 4C, पूर्वावस्था में भी कितनी बनी रहेगी 4C, मध्यावस्था में भी कितनी बनी रहेगी 4C, पश्चावस्था में भी कितनी बनी रहेगी 4C, अंत्यावस्था में वापस कितनी हो जाएगी 2C, अंत्यावस्था में वापस कितनी हो जाएगी 2C। मान लो ऐसी कोई त्रिगुणित कोशिका है, मान लो ऐसी ही कोई त्रिगुणित कोशिका है, ट्रिप्लॉइड सेल, तो क्रोमोजोम का नंबर G1 में 3n, तो यहां पर तो क्रोमोजोम नंबर में कोई चेंज आएगा नहीं एस फेज में, तो अभी भी 3n, G2 में भी कितना 3n, पूर्वावस्था में कितना 3n, मध्यावस्था में कितना 3n, पश्चावस्था में कितना 6n और बेटा अंत्यावस्था में कितना 3n। तो अमाउंट ऑफ डीएनए यहां पर कितना हो जाएगा 3C, एस फेज में डबल 6C, G2 में 6C, पूर्वावस्था में 6C, मध्यावस्था में 6C, पश्चावस्था में 6C और अंत्यावस्था में वापस क्या हो जाएगा 3C। अंत्यावस्था में वापस क्या हो जाएगा 3C हो जाएगा बेटा।
तो ये देख लीजिए आप, ये मैंने एक टेबल बना दी है यहां पर, आप लोगों के लिए बनाई है भाई, आपको बात समझ में आए इसलिए। आपको जो है बात समझ में आए इसलिए ये बनाई गई। सर इसे डायरेक्ट याद रखना होगा क्या? बेटा अगर इतना पढ़ाने के बाद आप इसे याद रखते हैं तो आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। एक बार मैंने बता दिया, पूरा बना दिया, अब तो ये आपको बनाना आना चाहिए, सोचना आना चाहिए, है ना, ताकि अगर कभी भी सवाल है तो आप खट से कर सको। घर पे जाना मतलब अभी क्लास के बाद, ठीक है ना? ठीक है ना? घर जाना बेटा, और जब घर जाना तो आप क्या करना, इसको जो है 2-3 बार बनाना, एक बार देख के, फिर दोबारा देख के, फिर तिबारा देख के, ऐसे 3-4 बार बनाओगे ना तो खुद ही याद हो जाएगा वो। ऐसे रटना मत बेटा इसको कि एन 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 2n, ऐसे रटना मत, ठीक है ना? ये पूरी लॉजिकल बात होती है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि एस फेज में क्रोमोजोम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है, बस वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। और अभी एना फेज में बताया कि क्रोमोजोम नंबर डबल हो जाता है। तो ये देखो अभी जितना भी था यहां पे n से 2n हो गया था, 2n से 4n हो गया था, 3n से 6n हो गया था। ये तो बेटा 2 कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको रटना नहीं है मेरे भाई। अब आप रटते ही हैं हर चीज तो वो आपकी मर्जी है। मैं ये भी बता दूं, आप अगर हर चीज रटते ही हैं तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना? अगर आप रटते ही हैं तो वो आपकी मर्जी है। चलिए बच्चों, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा जीव द्रव्य विभाजन। जीव द्रव्य विभाजन, जीव द्रव्य विभाजन अर्थात साइटोकाइनेसिस। जीव द्रव्य विभाजन अर्थात साइटोकाइनेसिस। नाम से ही क्लियर है भाई कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन करा रहे हैं। अब देखिए प्राणी कोशिका में किस तरीके से होता है जीव द्रव्य विभाजन। प्राणी कोशिका में जो जीव द्रव्य का विभाजन होता है वो होता है परिधि से केंद्र की ओर। ठीक है भाई, प्राणी कोशिका में किधर से किधर होता है, परिधि से केंद्र की ओर। बेटा मुझे एक बात बताइए, परिधि से केंद्र की ओर जब होता है तो उसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय कहते हैं या अपकेंद्रीय कहते हैं? बताओ बच्चों, बोलो भाई, बेटा जल्दी बताओ। जब कोई चीज परिधि से केंद्र की ओर होती है, जब आप देखते हैं जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं, एक होता है अभिकेंद्र बल, एक होता है अपकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। तो जब कोई चीज परिधि से केंद्र की ओर लगती है, यस नाजिस कुरैशी बिल्कुल सही जवाब, अभिकेंद्रीय प्रक्रम हो जाएगा। ये सही बात है ना? परिधि से केंद्र की ओर। अभिकेंद्री, बहुत बढ़िया। तो अगर ये परिधि से केंद्र की ओर हो रहा है, यानी कि प्राणी कोशिका में जो जीव द्रव्य विभाजन है वो कैसी प्रक्रिया है? अभिकेंद्रीय प्रक्रिया है। अभिकेंद्रीय प्रक्रिया है बेटा, अभिकेंद्रीय प्रक्रिया है। और इस दौरान क्या होता है? खांच का निर्माण होता है। खांच निर्माण विधि से कहां पर होता है जीव द्रव्य विभाजन? प्राणी कोशिका में या फिर जंतु कोशिका में?
तो आप कहेंगे सॉरी, प्राणी कोशिका में या पादप कोशिका में, कहां पर खांच निर्माण विधि से जीव द्रव्य का विभाजन होता है? कहां पर खांच निर्माण विधि से जीव द्रव्य का विभाजन होता है? प्राणी कोशिका में या पादप कोशिका में? तो आप कहेंगे प्राणी कोशिका में। देखिए कैसे होता है। जैसे बेटा मान लीजिए ये एक एनिमल सेल है और इस पे ये 2 केंद्रक हैं, तो अब आगे क्या होगा कि ये इस तरीके से अंदर की तरफ थोड़ा सा खिंचाव उत्पन्न होगा तो एक खांच बनेगी बेटा। ऐसे खिंचाव उत्पन्न होगा तो एक खांच बनेगी, फिर ऐसे ये खांच और गहरी होती जाएगी, ये खांच और गहरी होती जाएगी। ये देख रहे हैं ना आप, खांच बन रही है, खांच। और एक दिन आप क्या देखेंगे कि एक एनिमल सेल से 2 एनिमल सेल बन जाएंगे, एक एनिमल सेल से 2 एनिमल सेल बन जाएंगे बेटा, एक एनिमल सेल से 2 एनिमल सेल बन जाएंगे। जैसे गुथा हुआ आटा ले लो, ध्यान से समझना। जैसे आपने क्या किया, गुथा हुआ आटा ले लिया, अब गुथे हुए आटे को ऐसे दबाओ, आटा मार के, आटा गूंथ के क्या करो, उसका सिलेंडर बना लो, एक बेलन जैसा बना लो, है ना, और फिर उसको ऐसे दबाओ तो क्या हो जाएगा, वो बीच से टूट जाएगा, है ना, गहरा होता जाएगा, गहरा होता जाएगा, फिर बीच से टूट जाएगा। बस आटे में आप बाहर से बल लगा रहे हो, यहां पे क्या होता है, अंदर की ओर खिंचाव उत्पन्न होता है। ऐसे ये इधर खिंच रही है, इधर खिंच रही है, और खिंचेगी और खिंचेगी और खिंचेगी, तो ये मेम्ब्रेन इधर फ्यूज हो जाएगी, ये मेम्ब्रेन इधर फ्यूज हो जाएगी। यानी कि इस तरीके देखो, इधर देखो, खिंचते खिंचते ये मेम्ब्रेन इधर फ्यूज हो जाएगी इस तरीके से, और खिंचते खिंचते ये मेम्ब्रेन इधर फ्यूज हो जाएगी, तो खांच बनेगा, खांच गहरा होता जाएगा, और आखिरी में आप देखेंगे कि 2 केंद्रक तो थे ही सही, अब 2 प्राणी कोशिकाओं का निर्माण हो गया है। अब क्या हो गया बेटा, 2 प्राणी कोशिकाओं का निर्माण हो गया है, 2 प्राणी कोशिकाओं का निर्माण हो गया है। चलिए पादप कोशिका में कैसे होता है? पादप कोशिका में केंद्रक का विभाजन कैसे होता है? पादप कोशिका में, तो बेटा पादप कोशिका में देखो कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए ये क्या है, एक प्लांट सेल है, इसमें ऐसे 2 केंद्रक हैं। सबसे पहले क्या होगा, फ्रेगमोप्लास्ट का जमाव, फ्रेगमोप्लास्ट पुटिकाएं होती हैं बेटा, फ्रेगमोप्लास्ट पुटिका का जमाव, जो प्लांट का गोल्जी बॉडी होता है, ध्यान से समझना, जो प्लांट का गोल्जी बॉडी होता है, जो प्लांट का गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी बॉडी प्लांट का, वो कुछ ऐसे पुटिकाएं बनाता है। पुटिकाएं कुछ क्या करता है बेटा, पुटिकाएं बनाता है। वो पुटिकाएं पहले ऐसे केंद्र पर आती हैं और केंद्र से ऐसे परिधि की ओर जाती हैं, केंद्र से ऐसे परिधि की ओर जाती हैं बेटा। ये फ्रेगमोप्लास्ट पुटिकाएं हैं, और ये फ्रेगमोप्लास्ट पुटिका कौन बना रहा है, गोल्जी बॉडी बना रहा है, गोल्जी बॉडी। ऐसा क्यों किया, एनिमल सेल जैसा क्यों नहीं हुआ प्लांट सेल में? प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस है वो एनिमल सेल से डिफर होता है, ठीक है ना। प्लांट सेल में जो एनिमल सेल से साइटोकाइनेसिस अलग होती है, क्यों? क्योंकि एनिमल सेल में जो बाहर की संरचना है वो सेल मेम्ब्रेन है। प्राणी कोशिका में जो सबसे बाहर की संरचना है वो सेल मेम्ब्रेन है, जबकि प्लांट सेल में सबसे बाहर पाया जाता है सेल वॉल। पादप कोशिका में सबसे बाहर पाया जाता है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में सबसे बाहर पाया जाता है कोशिका भित्ति। खांच मतलब खांचा बेटा निशा, खांच नहीं समझती हो तुम, खांच लग गई, खांचा गुफा के जैसा कुछ। यस विजय, राइट आंसर। तो बेटा प्लांट सेल में सबसे बाहर क्या पाया जा रहा है, सेल वॉल पाया जा रहा है,
और बच्चों सेल वॉल जो है वो एक दृढ़ संरचना है। सेल वॉल क्या है? एक दृढ़ संरचना है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है, तो खींचना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसको ऐसे करके खींचना थोड़ा सा मुश्किल है, और चूंकि खींचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसी वजह से ये पुटिकाएं यहां पर इकट्ठा की जाती हैं, और ये पुटिकाएं इकट्ठा करने का काम होता है गोल्जी बॉडी का। आप कहेंगे पुटिकाएं आपस में संलयित तो होकर, पुटिकाएं आपस में संलयित तो होकर कोशिका पट्टिका का निर्माण करेंगी। कोशिका पट्टिका का निर्माण करेंगी। कोशिका पट्टिका का निर्माण करेंगी। इन बेटा अब क्या हो जाएगा, ये ऐसे दो केंद्रक तो थे ही, ऐसे दो केंद्रक तो बेटा थे ही। अब ये सारी की सारी मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाएंगी और कोशिका पट्टिका का निर्माण करेंगी। क्या करेंगे बेटा? कोशिका पट्टिका का निर्माण करेंगे। इसके बाद क्या होगा बताओ? आप कहेंगे कि मध्य पटलिका का निर्माण होगा। मध्य पटलिका जानते हो ना बच्चों, मिडिल लैमेला। मध्य पटलिका का निर्माण होगा, बात खत्म। मध्य पटलिका का निर्माण हो जाएगा। यानी कि अब क्या होगा बताइए जरा। ऐसे जब आप देखेंगे तो एक प्लांट सेल से क्या हो जाएगा? दो प्लांट सेल का निर्माण हो जाएगा। ये हो गई इनकी सेल वॉल, और ये जो है हो गया कोशिका पट्टिका और मध्य पटलिका। तो आपने क्या देखा कि एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। एक कोशिका से बेटा दो कोशिका का निर्माण हो गया। तो यहां पर खास बात क्या है कि ऐसे खांच का निर्माण होता है, और पादप कोशिका में खास बात क्या है कि कोशिका पट्टिका का निर्माण होता है। आप देख रहे हैं कि पादप कोशिका में जो प्रक्रिया है ये केंद्र से परिधि की ओर हो रही है। ये बेटा केंद्र से परिधि की ओर हो रही है। केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। और साथ ही साथ अगर ये केंद्र से परिधि की ओर हो रही है, यानी कि ये जो प्रक्रिया है ये एक अपकेंद्रीय प्रक्रिया है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रक्रिया है यह एक अपकेंद्रीय प्रक्रिया है। ठीक है ना? अपकेंद्रीय प्रक्रिया, अपकेंद्रीय प्रक्रिया। और यहां पर होता है कोशिका पट्टिका का निर्माण। यहां पर होता है कोशिका पट्टिका का निर्माण। कोशिका पट्टिका का निर्माण ये पादप को, ये जंतु कोशिका यानी कि प्राणी कोशिका में और पादप कोशिका में। बच्चों ये रहा आपका जीव द्रव्य विभाजन अर्थात साइटोकाइनेसिस। यहां तक देख लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे क्या? माइटोसिस का महत्व। ठीक है भाई, एक नोट वाला पॉइंट यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा। कभी कभी, कभी कभी ध्यान से सुनेंगे बेटा, कभी कभी
केंद्रक विभाजन के बाद, कभी कभी केंद्रक विभाजन के बाद कभी कभी केंद्रक विभाजन के बाद जीव द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। कभी कभी केंद्रक विभाजन के बाद जीव द्रव्य का विभाजन नहीं होता। परिणाम स्वरूप एक बहुकेंद्रकी कोशिका बनती है। एक बहुकेंद्रकी कोशिका बनती है। बहुकेंद्रकी कोशिका बनती है। बहुकेंद्रकी कोशिका बनती है जिसे जिसे बहुकेंद्रकी कोशिका बनती है जिसे संकोशिक कहा जाता है। जिसे संकोशिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? संकोशिक। उदाहरण के तौर पर नारियल का तरल भ्रूणपोष। नारियल का तरल भ्रूणपोष। नारियल का तरल भ्रूणपोष, ठीक है ना। नारियल का जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। कैसे? इधर देखो भाई, नॉर्मल तरीका क्या है कि ये एक केंद्रक है एक कोशिका में। पहले क्या होगा? केंद्रक विभाजन होगा तो दो केंद्रक बन जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा? ऐसे साइटोप्लाज्म का विभाजन हो जाएगा तो एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। नॉर्मली तो ऐसा ही होता है बेटा। कभी कभी क्या होता है कि केंद्रक विभाजन तो हो जाता है, उसके बाद जीव द्रव्य का विभाजन नहीं होता। केंद्रक का विभाजन तो हो जाता है, उसके बाद जीव द्रव्य का विभाजन नहीं होता। बुसरा शहजाद, सर संकोशिका क्या है? बेटा लिखा तो है संकोशिक क्या है। वो जो बहुकेंद्र की कोशिका है उसी को तो संकोशिक कहते हैं। यही तो परिभाषा है बेटा संकोशिक की। मेरे बेटे यही तो परिभाषा है संकोशिक की। सिंसाइसियम, इंग्लिश में कहते हैं सिंसाइसियम। तो सुनो, तो केंद्रक विभाजन हो रहा है, जीव द्रव्य का विभाजन नहीं हो रहा। तो बताओ एक से अधिक केंद्रक उपस्थित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और अगर एक से अधिक केंद्रक उपस्थित हो जाएंगे तो बहुकेंद्र की कोशिका बनेगी। बहुकेंद्र की कोशिका बनेगी। और ऐसी बहुकेंद्र की कोशिका को क्या कहते हैं? ऐसी बहुकेंद्र की कोशिका को क्या कहते हैं? बताइए मुझे। ऐसी बहुकेंद्र की कोशिका को क्या कहते हैं? तो बच्चों ऐसी बहुकेंद्र की कोशिका को संकोशिक कहते हैं। ऐसी बहुकेंद्र की कोशिका को संकोशिक कहते हैं। संकोशिक, ठीक है बच्चों। चलो आगे सुनो। अब हमें पढ़ना है समसूत्री विभाजन का महत्व। समसूत्री विभाजन का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है समसूत्री विभाजन की। बात नंबर 1, वृद्धि, पुनर्जनन, मरम्मत इत्यादि। भाई आप जाइगोट थे, एक कोशिकीय संरचना होती है जाइगोट। जाइगोट जो होती है वो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है और जाइगोट से आज आप इतने लाखों करोड़ों सेल के बने हुए हो। लाखों करोड़ों सेल के बने हुए हो बेटा। कैसे? समसूत्री विभाजन से।
स्किन स्किन में चोट लग जाती है, स्किन जल जाती है, तो वापस से वो स्किन आ जाती है। रीजनरेशन, या कहीं पे चोट लग गई, उस पार्ट की मरम्मत, ये सब कैसे हो पाता है बेटा? ये सब कैसे हो पाता है? ये समसूत्री विभाजन से ही हो पाता है कि जीव की वृद्धि होती है, पुनर्जनन होता है, यानी कि रीजनरेशन होता है, किसी अंग का मरम्मत हो पाती है। इसके अलावा आनुवांशिक रूप से समान कोशिकाओं का, समान संतति कोशिकाओं का निर्माण, हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि माइटोसिस के दौरान जो पेरेंट सेल यानी कि जो जनक कोशिका होती है और जो संतति कोशिका होती हैं, वो आनुवांशिक रूप से एक समान होती हैं। इसके अलावा आप कहेंगे एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों में प्रजनन, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों में प्रजनन, देखो भाई, ये कोई एक क्या है, यूकैरियोटिक जीव है, एक कोई यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीव है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। अब इसमें आप एक कोशिका विभाजन करा दो, अब आप इसमें कोशिका विभाजन करा दो, तो आप चाहो तो ये कह लो कि एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया, या अगर आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो कि एक जीव से दो जीव का निर्माण हो गया, एक जीव से दो जीव का निर्माण हो गया। तो जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं बेटा, जो क्या होते हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं, तो इन एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों में ऐसा होता है मित्रों, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों में ऐसा होता है कि प्रजनन भी समसूत्री विभाजन से हो जाता है। और दूसरा, केंद्र की जीव द्रव्य अनुपात को व्यवस्थित करना, केंद्र की जीव द्रव्य अनुपात यानी कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करना, को मेंटेन करना। देखो बेटा क्या होता है, समझिएगा आप ध्यान से, कि जैसे कोशिका का विभाजन हुआ, ध्यान से सुनेंगे, जैसे कोशिका का विभाजन हुआ, ये एक छोटी सी कोशिका है और इसका छोटा सा केंद्रक, यह एक छोटी सी कोशिका है और इसका छोटा सा केंद्रक है, यह एक छोटी सी कोशिका है और यह छोटा सा केंद्रक है। तो ये जो छोटा सा केंद्रक है, इस सेल के अंदर होने वाली जो भी गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित कर लेता है। छोटा सा केंद्रक, छोटी सी कोशिका, कोशिका की गतिविधियां केंद्रक नियंत्रित कर लेगा। अब जब कोशिका की वृद्धि होएगी तो जीव द्रव्य भी बढ़ेगा, यानी कोशिका भी बढ़ेगी और केंद्रक भी बढ़ेगा। साइज तो बेटा दोनों का बढ़ रहा है, साइज जो है, साइज दोनों का बढ़ रहा है, कोशिका का भी और केंद्रक का भी, जीव द्रव्य का भी और केंद्रक का भी। लेकिन समस्या यह आती है कि जीव द्रव्य का आकार ज्यादा बढ़ जाता है, सेल का आकार ज्यादा बढ़ जाता है, न्यूक्लियस का आकार कंपैरेटिवली कम बढ़ता है, न्यूक्लियस का आकार कंपैरेटिवली कम बढ़ता है। तो अब ये जो केंद्रक है, अब ये केंद्रक कोशिका में होने वाली गतिविधियों को नियंत्रित नहीं कर पाता। अब ये जो केंद्रक है,
अब यह केंद्रक कोशिका में होने वाली गतिविधियों को नियंत्रित नहीं कर पाता, इस वजह से हम विभाजन करा देते हैं। फिर से ये छोटी सी कोशिका और उसका छोटा सा केंद्रक, यानी ये जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो यहां गड़बड़ हो गया था, उसको वापस से मेंटेन किया गया। किसके द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा। समसूत्री विभाजन के द्वारा बेटा। किसके द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा। तो ये हो गया समसूत्री विभाजन का महत्व। ये क्या हो गया बेटा? समसूत्री विभाजन का महत्व। अब एक दो छोटे छोटे पॉइंट और हैं, वो देख लीजिए। जैसे माइटोजन, माइटोजन माइटोजन बेसिकली क्या है? जो समसूत्री विभाजन की दर को बढ़ाए, माइटोसिस के रेट को बढ़ा दे। ऐसा कोई भी केमिकल, ऐसा कोई भी पदार्थ जो माइटोसिस की दर को बढ़ा दे, उसे माइटोजन कहा जाएगा भाई। जैसे एनिमल में इंसुलिन हो सकता है, या साइटोकाइनिन हो सकता है, या ऑक्सिन इत्यादि। ठीक है भाई। माइटोजन जो माइटोसिस को प्रमोट करे, माइटोजन जो माइटोसिस को प्रमोट करे। माइटोजन यानी कि जो माइटोसिस को क्या करे बेटा? प्रमोट करे। दूसरा होता है माइटोटिक विष। माइटोटिक विष जो क्या करे? माइटोसिस को रोक दे। जो माइटोसिस को रोक देगा किसी अवस्था में। जैसे डिवीजन हो रहा है, प्रोफेज में रोक ही दिया, अब आगे मेटाफेज पे चल ही नहीं रहा काम, एनाफेज हो ही नहीं रहा, या जैसे तैसे प्रोफेज पार हो गई तो मेटाफेज में रोक दिया। तो ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, इसको रोक देते हैं, उन्हें माइटोटिक विष कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे साइनाइड, या एजाइड, या इसके अलावा बेटा मस्टर्ड गैस, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं मस्टर्ड गैस। या मस्टर्ड गैस के अलावा बेटा आप कह सकते हो कॉल्चीसिन। मस्टर्ड गैस के अलावा आप कह सकते हो कॉल्चीसिन इत्यादि। तो साइनाइड, एजाइड, मस्टर्ड गैस, कॉल्चीसिन, ये सब ऐसे पदार्थ होते हैं जो माइटोसिस को अर्थात कोशिका विभाजन को रोकते हैं। जो क्या करते हैं बेटा? माइटोसिस को अर्थात कोशिका विभाजन को रोकते हैं। ठीक है भाई, कोशिका विभाजन को रोकते हैं वो। बेटा हर चीज एंजाइम नहीं होती है, ठीक है ना। ये आयन है, ये आयन है, ये केमिकल है, ये एल्कलॉइड है, और ये हार्मोन है। चलिए बच्चों, माइटोसिस से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको करा देता हूं। जैसे आपसे कहा जाएगा एन माइटोसिस के बाद एन माइटोसिस के बाद कितनी कोशिकाएं बनेंगी? कितनी कोशिकाएं बनेंगी? तो आंसर होता है n-1। एन माइटोसिस के बाद कितनी कोशिकाएं बनेगी? तो उसका आंसर होता है n-1। एक तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है बच्चों एन चक्र, एन समसूत्री विभाजन चक्र।
वहां पे सिर्फ माइटोसिस लिखा है, चक्र की बात नहीं कर रहा। एन समसूत्री विभाजन चक्र, एन समसूत्री विभाजन चक्र के बाद कितनी कोशिकाएं बनेंगी, कितनी कोशिकाएं, कितनी कोशिकाएं बनेंगी। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है 2 की घात n, 2 टू द पावर n। दो सवाल है, अगर सिर्फ माइटोसिस कह रहा है तो n-1, माइटोसिस की साइकिल कह रहा है, जनरेशन कह रहा है, पीढ़ी कह रहा है, तो 2 की पावर n। जैसे 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 आपसे सवाल में कहूं कि 8 माइटोसिस के बाद एक मिनट, ये सवाल ऐसा होगा कि n कोशिकाएं बनाने के लिए, n कोशिकाएं बनाने के लिए, n कोशिकाएं बनाने के लिए कितने माइटोसिस की आवश्यकता होगी, कितने माइटोसिस की आवश्यकता होगी। ठीक है भाई, n कोशिकाएं बनाने के लिए कितने माइटोसिस की आवश्यकता होगी, तो आंसर होता है n-1। जैसे जैसे सवाल आपसे पूछा जाए कि 8 कोशिकाओं के निर्माण के लिए, 8 कोशिकाओं के निर्माण के लिए, 8 कोशिकाओं के निर्माण के लिए, 8 कोशिकाओं के निर्माण के लिए कितनी बार माइटोसिस कराना पड़ेगा। कितनी बार माइटोसिस कराना पड़ेगा, कितनी बार माइटोसिस कराना पड़ेगा। तो बताओ भाई क्या सॉल्यूशन है अपने पास इसका, n-1 और n की वैल्यू क्या दी गई है 8, यानी कि 7 बार माइटोसिस कराना पड़ेगा। 7 बार, कैसे 7 बार, इधर देखो, इधर देखना ध्यान से। एक कोशिका थी, इसमें 1 बार माइटोसिस हुआ तो ये 2 सेल बन गई। अब एक यहां माइटोसिस हुआ, एक यहां माइटोसिस हुआ, फिर यहां माइटोसिस हुआ, यहां माइटोसिस हुआ, यहां माइटोसिस हुआ और यहां माइटोसिस हुआ। तो इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोशिका बनाने के लिए कितनी बार माइटोसिस कराना पड़ा हमें, 1 2 3 4 5 6 7। यस, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, प्रियंका, नाजिस, आसुत, अंकुश, बहुत बढ़िया बेटा, उजमा, काफी लोगों का सही आंसर आ रहा है 7। इस तरीके से 7 कहां से है, ये कॉन्सेप्ट रहा, 1 2 3 4 5 6 और 7। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए, एक सवाल देखिए यहां पर भी लिख रहा हूं, अगर ऐसा पूछा जाए कि 3 समसूत्री विभाजन चक्र के बाद, 3 समसूत्री विभाजन चक्र या पीढ़ी के बाद कुल कितनी कोशिकाओं का निर्माण होगा, कुल कितनी कोशिकाओं का, कुल कितनी कोशिकाओं का निर्माण होगा। बताओ भाई, तो आपके पास आंसर क्या है बताइएगा जरा मुझे। 2 की घात n, 2 की n की वैल्यू क्या दी गई है 3, यानी कि 8 कोशिकाएं बन जाएंगी। देखिए कैसे बेटा, ये एक कोशिका थी,
इससे एक पीढ़ी में 2 कोशिकाएं बनी, दूसरी पीढ़ी में 4 कोशिकाएं बनी, तीसरी पीढ़ी में 8 कोशिकाएं बन गई बेटा। ये पूरी की पूरी क्या कही जाएगी? पहली पीढ़ी। ये पूरी की पूरी क्या कही जाएगी? दूसरी पीढ़ी। ये पूरी की पूरी क्या कही जाएगी? तीसरी पीढ़ी। सही है ना भाई? ये पहली पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी, ये तीसरी पीढ़ी, है ना? तो ये पूरा, इतने पूरे को पीढ़ी काउंट करेंगे, इतने पूरे को पीढ़ी काउंट करेंगे, इतने पूरे को पीढ़ी काउंट करेंगे, इस तरीके से। तो अगर ऐसा कभी भी सवाल आए तो आप करिएगा जरूर। एक सवाल मैं और देता हूं, आप करो जरा उसको। एक कोशिका से 16 कोशिकाओं के निर्माण के लिए, एक कोशिका से 16 कोशिकाओं के निर्माण के लिए, एक कोशिका से 16 कोशिकाओं के निर्माण के लिए कुल कितने समसूत्री विभाजन चक्रों की आवश्यकता होगी? कुल कितने समसूत्री विभाजन चक्रों की आवश्यकता होगी? समसूत्री विभाजन चक्रों की आवश्यकता होगी। कुल कितने समसूत्री विभाजन चक्रों की आवश्यकता होगी? बताओ भाई। इधर देखो बेटा, माना n चक्र चाहिए, माना n चक्र, ठीक है? और n चक्र के बाद कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं? 2 की घाते n कोशिका। n चक्र के बाद 2 की घाते n कोशिका बनती है, और यहां पे 2 की घाते n की वैल्यू क्या दी गई है? 16। भाई 2 की घाते n बराबर 16 है, क्योंकि n चक्र के बाद कितना बनता है? 2 की घाते n। और यहां पे कह रहे 16 कोशिका बन चुकी है, यानी कि 2 की घाते n की वैल्यू कितनी है? 16। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 की घात n बराबर 2 की घात 4? और आप जानते हैं कि जब आधार बराबर होता है तो घात बराबर हो जाती है, तो n बराबर क्या हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा भाई। बोलो, n बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखो भाई, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, और 4 पीढ़ी बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सिंपल। और आसान तरीका, 1 2 4 8 16, एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। सिंपल। जैसे करना चाहो, जैसे करना चाहो। चलो अब मैं तुम्हें पढ़ा देता हूं असूत्री विभाजन, यानी कि अमाइटोसिस। मियोसिस कल कंप्लीट करेंगे, उससे पहले का सारा कचरा आज पढ़ा देता हूं।
असूत्री विभाजन यानी कि अमाइटोसिस। असूत्री विभाजन यानी कि अमाइटोसिस। बेटा इसको कहा जाता है डायरेक्ट सेल डिवीजन। इसी को कहते हैं डायरेक्ट सेल डिवीजन। क्यों? क्योंकि यहां पर अलग अलग इंटरफेज और एम फेज नहीं मिलेगा आपको। जैसा आप यूकैरियोट में पढ़ते हैं ना, G1S G2 प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज, ऐसा यहां पर नहीं मिलता है, ऐसा यहां पर नहीं मिलता है। इसलिए इसको कह दिया जाता है डायरेक्ट सेल डिवीजन। तो अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि माइटोसिस क्या होगा, तो बच्चों माइटोसिस हो जाएगा इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। माइटोसिस हो जाएगा इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। दूसरा, ये बहुत तेज गति से होता है, फास्टेस्ट सेल डिवीजन है बेटा ये, फास्टेस्ट सेल डिवीजन। इसमें क्या होगा, जीव द्रव्य बढ़ेगा। ध्यान से समझो कैसे हो जाता है ये। जीव द्रव्य बढ़ेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, जीव द्रव्य बढ़ेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, एवं एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाएंगी, एवं एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाएंगी, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाएंगी। ये होता है भाई। ऐसे क्रोमोजोम व्रोमोजोम तो बनता नहीं है कि पहले वो कंडेंस होगा, फिर इक्वेटर पर आएगा, फिर स्प्लिट होगा सेंट्रोमियर, फिर वो पोल पर जाएगा। ऐसा नहीं होता यहां पे, यहां पे ऐसा नहीं होता है। और ये बेटा प्रोकैरियोटिक जीवों का सेल डिवीजन है। प्रोकैरियोटिक जीवों का सेल डिवीजन क्या है बच्चों? ये प्रोकैरियोटिक जीवों का सेल डिवीजन है बेटा, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक जीवों का सेल डिवीजन होता है ये। असूत्री विभाजन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा उछा जाता नहीं है, लेकिन कभी कभी मॉड्यूल वॉड्यूल आप सॉल्व करते हैं तो वो वहां पे आपको सवाल मिल जाते, इसलिए मैंने पढ़ाया। हाँ, एक सवाल यहां पर मैं एक बार देख लीजिए इसको, एक बार इसको फटाफट से देख लीजिए, फिर एक सवाल कराता हूं मैं। सुनो, क्वेश्चन है आपके लिए। एक जीवाणु प्रत्येक 1 मिनट में विभाजित होता है। एक जीवाणु प्रत्येक 1 मिनट में विभाजित होता है। एक जीवाणु प्रत्येक 1 मिनट में विभाजित होता है। प्रत्येक 1 मिनट में विभाजित होता है। इस जीवाणु को एक कप में रखने पर, एक कप में रखने पर कप 1 घंटे में पूरा भर गया। कप 1 घंटे में पूरा भर गया। कप को आधा भरने में कितना समय लगा होगा? कप को आधा भरने में कितना समय लगा होगा? बताइए भाई, आंसर करो बेटा सब लोग।
कि इस कप को आधा भरने में कितना समय लगा होगा। ये जो कप है, इस कप को आधा भरने में कितना समय लगा होगा। थर्टी मिनट बेटा सही जवाब नहीं होता है। 30 मिनट जो है वो सही जवाब नहीं है भाई। सौरभ सही जवाब। सौरभ इकलौता ऐसा, सौरभ और विजय, इनका आंसर सही है। एमके का आंसर सही है। अननोन भैया भी किसी से छाप के बता रहे, इनका भी आंसर सही है। आधा मिनट सूफिया बानो गलत है। देखो मेरी बात समझो। मान लो बेटा एक कप है, ये एक कप है, ध्यान से समझना। जब ये फुल भरा हुआ है तो माना एक्स जीवाणु है। देखो जरा ध्यान से, जब ये फुल भरा हुआ है तो माना एक्स जीवाणु है, और ये काम हुआ 1 घंटा में, यानी कि 60 मिनट में। अच्छा जीवाणु कितनी देर में विभाजित हो रहा है? 1 मिनट में। तो आप ऐसे समझो बेटा कि अगर एक जीवाणु है तो 1 मिनट बाद 2 हो जाएगा, फिर अगले 1 मिनट बाद 4 हो जाएगा, फिर अगले 1 मिनट बाद 8 हो जाएगा, फिर अगले 1 मिनट बाद 16 हो जाएगा। ऐसा ही तो होगा। यानी अगर अभी 16, मान लो कि 1 घंटे में 16, तो 59 मिनट में 8, तो 58 मिनट में 4, तो 57 मिनट में 2, इस तरीके का कुछ होगा। समझो मेरी बात कहने का। तो अगर फुल जब ये कप भरता है तो एक्स जीवाणु हैं, तो 1 घंटे का समय लगता है। तो बेटा जब ये आधा भरा होगा, हाफ, तो x/2 जीवाणु रहे होंगे, x/2 जीवाणु रहे होंगे, और समय लगा होगा 60 - 1, यानी कि 59 मिनट। यही आपका आंसर है। और सुनो, अभी और सुनो, 1/4 कब रहा होगा ये? 1/4 यानी कि x/4 जीवाणु, यानी कि 60 - 1 यानी कि 58 मिनट। मैंने आधे का पूछा था और आपको 1/4 का भी बता दिया। बोलो बेटा। अरे आप खुद समझो ना कि वो हर 1 मिनट में डबल हो रहा है। 1 मिनट में क्या हो जाएगा? डबल। प्रत्येक 1 मिनट में डबल हो जाएगा। आप खुद सोचो ना, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो है 1 मिनट में डिवाइड करता है। बैक्टीरिया जो है वो 1 मिनट में डिवाइड कर रहा है बेटा। बैक्टीरिया जो है वो 1 मिनट में डिवाइड कर रहा है। तो आप खुद सोचिए कि अगर बढ़ते 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 1 घंटे में कप पूरा भर गया, तो उसके ठीक 1 मिनट पहले क्या रहा होगा? आधा। या ऐसे सोचो कि बैक्टीरिया भरते 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 आधा भरा, आधा भरने में जो भी टाइम लगा उसमें 1 मिनट और जोड़ दो, तो अगले मिनट ये डबल हो जाएगा। आधा भरा और फिर सारे बैक्टीरिया एक साइड डिवाइड हुए, तो आधे से पूरा हो गया। बोलो बेटा, समझ गए? हाँ, 59 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। बाकी होमवर्क ये आपका एक्सरसाइज 1 में 30 से 54 तक
एक्सरसाइज 2 बेटा पूरा कर लेना, एक दो सवाल बचेंगे वो छोड़ देना, कल के लेक्चर के बाद हो जाएंगे। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए, खुद पर यकीन रखिए और हमेशा ध्यान रखिए जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।